हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी जो जनरल स्टडी है। जो आते हैं बहुत सारे इसके क्वेश्चन इकोनॉमी के पोर्शन से, तो इसको हम लोग करेंगे और इसमें वही सब टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो और उसमें ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही एक मतलब विस्तृत है। तो उसमें वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर आने की संभावना हो और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन कर लिया जाए। ठीक, आगे मैं सोच रही हूँ कि और भी सब्जेक्ट जो हैं ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, इसके भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो इसको हम लोग करेंगे और फिर जो हम लोग का जो चल रहा है जनरल स्टडी, जैसे कि जो करंट अफेयर्स है उसके वीडियो जो चल रहे हैं तो वो तो चलेगा ही, जैसे मैंने बताया। तो उसको 2-3 दिन में कल या परसों में अपलोड करूँगी। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में जो पहला टॉपिक है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। तो बैंकिंग से जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, और इस समय मतलब कि काफ़ी ऐसी गतिविधियां भी हुई हैं जो हमारे देश में जो बैंकिंग क्षेत्र में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए भी हम लोग को इसको बहुत अच्छे से गहराई से डिस्कस करना है और इसको जो इसका हिस्ट्री है थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। ठीक, तो इसमें देखें भारत में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तभी से हम लोग के यहाँ बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ है। तो जिसमें कि उस समय जो 3 महत्वपूर्ण बैंक थी वो थी बैंक ऑफ बंगाल 1806 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना हुई थी 1846 में। बाद में इन तीनों बैंकों का विलय एक नए बैंक में कर दिया गया जिसे इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना गया। ठीक, तो इसे और ये जो इम्पीरियल बैंक है इसे 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। ठीक, तो ये रहा हम लोग का। और फिर आगे देख रहे हैं इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग का जो पहला निजी बैंक था वो था इलाहाबाद बैंक। ठीक, फिर देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक सन 1935 में स्थापित किया गया और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखें भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। तो आगे देखते हैं हम लोग देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए जो है आरबीआई से संबंधित जितने भी कार्य हैं और जितनी भी उसकी गतिविधियां हैं वो हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज इसको इसीलिए मैंने जिसको उठाया है। बाकी जो विभिन्न अन्य जो बैंकें हैं, सरकारी बैंक जो होते हैं, अनुसूचित बैंक हैं, उनका भी डिस्कशन अगले वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल में आज हम लोग आरबीआई की डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आरबीआई का है कि इसके जो है इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में हुई थी, वो भी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक, जो इसका प्रारंभिक कार्यालय था वो था कलकत्ता में। बाद में 1937 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया बम्बई में। ठीक, तो जो है इसके केंद्रीय कार्यालय वो कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियों को निर्धारित करते हैं। तो हमारा अभी जो केंद्रीय कार्यालय है वो मुंबई में है। तो हमारे जब अभी जो हैं उर्जित पटेल हैं तो वो वहां बैठते होंगे। ठीक, तो आगे है यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई और लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है
1 जनवरी 1949 को हुआ है। तो उसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। मतलब कि जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब से यह भारत सरकार के अंडर में है, उसके स्वामित्व उसके अंडर में कार्य करती है। ठीक, तो आगे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कम दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन यह है कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावना में बैंक के मूल्य कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। तो जो इस बैंक के कार्य हैं वो निम्नलिखित कार्य भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्या कार्य है उसका, तो इसको भी बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना, इसको याद रखना। तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्कस करेंगे, आप आपस में भी डिस्कस करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग माइंड में फिट हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इसको ध्यान देना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये है बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से संरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना और निगरानी करना। फिर है वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। ठीक, वित्तीय प्रणाली जो भी वित्त से संबंधित प्रणाली है उसको वो नियंत्रित यही बनाती है, आरबीआई बनाती है। जैसे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना, उसका परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। ठीक, मुद्रा यही जारी करती है जो है, और इसका मतलब कि विनियमन करती है और परिचालन योग्य बनाती है। ठीक, सरकार जो आरबीआई है बैंकों का बैंक जैसे कि सभी जानते हैं, ये क्रेडिट साख को नियंत्रित करती है और मुद्रा के लेन देन को भी नियंत्रित करती है। आगे हम लोग देख रहे हैं जो आरबीआई है उसके ही कार्य को विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे कि जो नोटों का निर्गमन है। ठीक, जैसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो मैंने बताया कि कार्यालय जो है मुंबई में है और यहाँ पे गवर्नर बैठते हैं, और नीचे है कार्य। ठीक, तो पहले कार्य में है नोटों का निर्गमन। जैसे हम लोगों ने पहले देखा नोटों का निर्गम करना, इशू नोट्स मतलब इसे जारी करना सीधे। तो करेंसी जारी करता है आरबीआई, जो है करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है, और उसका परिचालन योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट कर देता है। ठीक, तो यही है जो करेंसी मतलब कि जो हमारे हैं नोट वगैरह हैं वो यही जारी करता है, और वो अगर ख़राब हो गए हैं तो उसको नष्ट भी करवा देता है। ठीक, तो बैंक पर नियंत्रण करना मतलब कि ये कई विधियों से बैंक पर नियंत्रित करता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR इत्यादि तरीके से जो है उसके द्वारा ये बैंक पर नियंत्रित स्थापित करता है। फिर बैंकों के लिए ऋण दाता का कार्य करता है। जैसे बैंक जो है अगर उनको ज़रूरत होती है, बैंक्स जितने हैं उनको ज़रूरत होती है, तो ये क्या करता है कि उनको ऋण भी यानी कि लोन भी उपलब्ध कराता है। जैसे कि रेपो रेट के माध्यम से बैंक दर के उसमें कुछ ब्याज दर सुनिश्चित करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे ये देता है। ठीक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन का चौथा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन का कार्य। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसमें है विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना। ठीक, जैसे कि विदेशी मुद्रा जो है उससे व्यापार मतलब कि हम लोग विदेशी व्यापार कैसे स्थापित करें और कैसे और सुविधाजनक मतलब उसको अच्छे से कोई भी व्यापार वहाँ विदेश से कर सके, उसके लिए सुविधा तरीके से नियम कानून इत्यादि बनाना भी और इसका कार्य है। ठीक, तो आगे है सरकार बैंकर का कार्य। मतलब कि यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का भी कार्य करता है। जैसे कि यही बैंकर मतलब कि किसी जैसे राज्य को केंद्र को हुआ या फिर राज्य को जो भी बैंक से उनको ज़रूरत पड़ती है तो ये महत्वपूर्ण ये मतलब उधार देता है, लोन देता है। ठीक, तो ये रहे इनके कार्य। इनके कार्यों को आप लोग विस्तृत रूप में देख लीजिएगा। जो
रमेश सिंह की टीएमएच की बुक है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है और इसके कार्य हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसको हर जगह से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे और अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो ये हमें काफ़ी एग्ज़ाम में मदद दे सकता है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो है इसके कार्यों में जैसे हम लोगों ने देखा कि मौद्रिक नीति का भी बनाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। और मौद्रिक नीति जो है इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है और इसके मौद्रिक नीति मतलब कि कैसे वो जो है नीति बनाता है, कैसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखता है, इत्यादि तरीके जो हैं ये पूछ लेता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई नीति। जो मौद्रिक नीति है वो किसी भी देश के बैंक द्वारा बनाई मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, उसी तरह यह किसी भी देश में केंद्रीय बैंक बनाती है मौद्रिक नीति। तो हम लोग को याद रखना है कि मौद्रिक नीति है जो है आरबीआई बनाती है। ठीक, यह ऐसी नीति है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, अर्थात मुद्रास्फीति व अविस्फीति दोनों पर नियंत्रण रखती है। जैसे कि किसी भी मुद्रास्फीति से तो आगे हम लोग इसको विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बता दे रहे हैं कि जो मुद्रास्फीति मतलब किसी भी दाम जो है किसी भी वस्तु के दाम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जाना, वो मुद्रास्फीति की स्थिति हो। और ठीक विपरीत मुद्रा अस्फीति जो है उसके ठीक विपरीत है, जब किसी वस्तु का दाम दिन प्रतिदिन घटते जाए तो ये मुद्रास्फीति अस्फीति कहलाएगी। और दोनों ही हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक है। ठीक, तो इससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और काफ़ी नुकसान होता है। तो इसको भी इसकी जिम्मेदारी होती है कि जब महंगाई बढ़ने लगे तो उसको कम करे, या जब कम हो तो उसको मतलब नॉर्मल करे। तो ये दोनों कार्य करता है। ठीक, तो इसका कार्य कैसे करते हैं, किस माध्यम से कार्य करता है, वो हम लोग देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। ठीक, तो इसमें है दो तरह के, मात्रात्मक और उपकरण और गुणात्मक उपकरण। तो मात्रात्मक क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक, तो मात्रात्मक हम लोग देख रहे हैं, मात्रात्मक में भी है, इसमें हम लोग आरक्षित अनुपात, रिजर्व रेशियो, खुला बाजार परिचालन और नीतिगत दर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो मात्रात्मक उपकरण है उसके ही अंतर्गत हम लोग आरक्षित अनुपात के दो प्रकार हम लोग देख रहे हैं। पहला है नगद आरक्षित अनुपात, दूसरा सांविधिक तरलता अनुपात। तो इसको जैसे हम लोग जानते हैं CRR SLR। तो ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इसका हर मतलब जितने बार आप लोग पीसीएस के यूपीएससी जो है उसके पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखेंगे उसमें काफ़ी ये पूछ लेता है CRR SLR। इसको विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, तो इसको ज़रूर ध्यान देना है। और फिर अदर पीसीएस जो एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें है नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, तो ये क्या है, यह अनुसूचित बैंकों को सकल जमाओं का कुछ पैसा आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, इसे ही नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये जो नगद है कैश रिजर्व रेशियो है, ये जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक, ये जो बैंक हैं जो भी अनुसूचित बैंक ये सब जो बैंक है इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। जो हमारा आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन बैंकों को विस्तृत रूप से बताया जाएगा। ऐसे बता दें कि जो अनुसूचित बैंक हैं वो बैंक जैसे कि जो हम लोग अभी पढ़े कि 1934 के अधिनियम में के तहत जो आरबीआई का निर्माण हुआ था, तो उसी में इसका भी जो शेड्यूल 2 है उसमें अनुसूचित बैंक का वर्णन दिया गया है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। तो बाद में इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसमें है कि अनुसूचित बैंकों को सकल जमाओं का अनुपात पैसा आरबीआई मतलब कि जैसे कि ये रखना पड़ता है अपने पास, नहीं आरबीआई के पास कुछ नगद पैसा रखना पड़ता है जिसे कहते हैं
CRR मतलब सीधे सीधे जो बैंक होंगे तो ये जाके RBI के पास नगद जमा रखेंगे, जो जिसे CRR कहते हैं। और CRR जो होता है यह अधिकतम सकल जमाओं का 15% होता है, और जो वर्तमान में 4% है। तो ये जैसे कि टोटल अगर मान लें कि हम किसी बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक, तो 1 करोड़ जो है उसका जो 4% है वो जाकर RBI के पास जो अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल्स बैंक है, तो वो जाके जमा करेंगे उसका 4%। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि ये इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, इसकी अधिकतम सीमा 15% है, और वर्तमान में जो है 4% है। और इस पैसे पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। जैसे कि रखना होता है, अनिवार्य रखना वो बैंक के पास रखेगा, लेकिन उस पर कोई भी उसको मुनाफा नहीं मिलेगा। ये किस स्थिति के लिए रखा जाए, ये जैसे कि CRR SLR दोनों है, इस स्थिति के लिए रखा जाता है जब मतलब कि मंदी आए या फिर आकस्मिक अगर ज़रूरत पड़े, ठीक, तो उस समय ये RBI तुरंत उसको अवेलेबल करा दे, पैसे बैंक्स को तुरंत दे दे। तो इससे दिवालियापन, जो बैंक दिवालिया हो जाती हैं, वो होने की संभावना नहीं रहेगी, और फिर जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, तो उनको भी वो भी निश्चिंत रहेंगे, ठीक। तो ये आप CRR जो है वो देखें। अब है SLR, ठीक, सामूहिक तरलता अनुपात। यह है अनुसूचित बैंकों को सकल जमाओं का कुछ पैसा अपने पास कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रखना पड़ता है। तो ये देखिए उसमें अंतर, दोनों में अंतर बस ये है कि जो वो CRR है वो बैंक मतलब कि RBI के पास वो जमा करेगा, जो बैंक्स हैं, अदर बैंक्स हैं, शेड्यूल्स बैंक है, वो जाके RBI के पास जमा करेगा। और जो ये SLR है वो खुद अपने पास रखेगा, और भी किस स्थिति, वो नगद भी रखेगा, या फिर नगद, गोल्ड, या सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मतलब है कि जैसे कि बॉन्ड्स टाइप का, जैसे कि जो RBI जारी करती है उसको खरीद के ये रख सकता है। तो ये हुआ आपका SLR। तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखिए। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, CRR SLR में अक्सर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिर कौन बैंक के पास रखना, खुद बैंक अपने पास रखेगी और कौन RBI के पास जमा करेगी। तो इसमें कन्फ्यूजन कोई भी नहीं रहना चाहिए, और सीधे सीधे है कि CRR जो है तो वो रखेंगे बैंक के पास, मतलब कि RBI के पास, ठीक, और SLR जो है वो रखेंगे हम लोग, मतलब कोई भी बैंक अपने पास रखेगी, ठीक। तो इसके SLR के आगे हम लोग देखते हैं, इसे ही यह सकल जमाओं का अधिकतम 40% हो सकता है, ठीक। जैसे हम लोग वो देखें कि जो CRR है अधिकतम 15% हो सकता है, और ये जो है 40% हो सकता है अधिकतम, और वर्तमान में जो है 21.25% है। इन पैसों पर बैंकों को कुछ ब्याज मिलता है। जैसे कि जो SLR है, जो बैंक अपने पास रखते हैं, तो उन पे कुछ ब्याज मिलता है, ठीक। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, वही जो मात्रात्मक हम लोग देख रहे थे, उसके उपकरण, उसी के जो अभी हम लोग पढ़े थे, आरक्षित अनुपात जो पढ़े थे उसी में है। दूसरा है खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। तो ये है OMO। ये क्या है, ये है खुला बाजार परिचालन, RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा मुद्रा का परिचालन नियंत्रित रहे। जैसे कि ये जो होता है मतलब कि ये सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा जैसे कि नियंत्रण रखने की कोशिश करती है, जैसे कि बॉन्ड्स देना। और तो इसमें कंडीशन होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो सरकारी प्रतिभूति है वो एक मानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो
जैसे कि उसको अगर बाद में चल के जो बैंक हैं तो वो अगर उनको आरबीआई को देती हैं तो उन पे वो बहुत ही कीमती होता है, तो वो सरकार समय समय जारी करती है तो उसको रखना पड़ता है। तो ये जो खुला बाजार है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस जो सरकारी प्रतिभूति इसको भी देख लें कि कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं और ये हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी या दिनांकित सरकारी प्रतिभूति और दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक, तो ये है कि डेटेड मतलब कि ये जो है पहले तरह का है, तो इसमें है कि कुछ महीनों के लिए निकालती है और ये कंडीशन है कि अगर 100 रुपये का अगर बांड निकालती है, ठीक है, आरबीआई जो है ये अगर 100 रुपये का बांड निकालती है तो तो इसके द्वारा क्या करते हैं कि वो अगर कोई भी खरीद लेगा, ठीक, तो उस पर क्या होगा कि बाद में उसको जो प्रॉफिट होगा वो ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक, और भी ब्याज मतलब कि जैसे कि वो अपने समय समय पर निर्धारित किया जाएगा, मतलब कि वो निश्चित रहेगा या फिर वो अपने प्रॉफिट के अनुसार, बैंक अपने प्रॉफिट के अनुसार देखेगी तो उसके अनुसार बैंक जो ब्याज देगी। और जो जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है इसमें अगर कोई भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो इसमें जैसे कि वो 80 रुपये की दी और लेकिन बाद में अगर उस पर अगर ले जाएंगे, कोई भी उसको देने के लिए ले जाएगा बॉन्ड्स को, मतलब कि अगर फिर से लौटाने के लिए अगर कोई जाएगा तो उस पर उसको 100 रुपये मिल जाएगा। तो ये हो गया, मतलब 20 रुपये का सीधे सीधे प्रॉफिट है उसमें ब्याज के रूप में, और इसमें डायरेक्ट आपको उस मतलब कुछ उस पर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए खुला बाजार परिचालन, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उसके द्वारा ये आरबीआई के द्वारा क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं नीतिगत दर। ठीक, तो मतलब कि हम लोग इसमें देख रहे हैं वही क्रम जो है ये मात्रात्मक के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं उपकरण जो है कैसे वो नियंत्रित रखती है। मौद्रिक नीति के अंदर मात्रात्मक में हम लोग पहले हम लोग देखें आरक्षित देखें, ठीक, उसमें हम लोग देखें सीआरआर एसएलआर, और फिर हम लोग देखें खुला बाजार परिचालन जिसमें कि हम लोग देखें कि जो है आरबीआई कैसे सिक्योरिटीज वगैरह जारी करती है, उसके द्वारा कैसे नियंत्रित रखती है पैसे को, मतलब कि समय समय पे उस ब्याज में कटौती करके या फिर प्रॉफिट लॉस में कमी या ज़्यादा करके इस तरह से नियंत्रित रखती है। और फिर हम अब लोग उसी के अंतर्गत एक और हम लोग देख रहे हैं नीतिगत दर, पॉलिसी रेट। ये सब सिंपली कहते हैं रेपो रेट ये कहते हैं, लेकिन इसमें और भी टर्म्स हैं जैसे बैंक रेट। तो बैंक रेट जो होता है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। बैंक रेट जो है वह ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घ अवधि के लिए ऋण लेती है। इस तरह के ऋण के लिए बैंकों को कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ठीक, तो ये जो है ये जो जैसे कि लंबी दीर्घ अवधि के लिए अगर कोई भी बैंक है तो उसे ये ऋण मिल सकता है और इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखना पड़ता है। ठीक, इसे कहते हैं। तो इसे आप लोग महत्वपूर्ण इसमें जो है ये जो बैंक रेट है ये लंबी अवधि यानी दीर्घ अवधि के लिए ऋण बैंक्स लेती हैं। ठीक, अब देख रहे हैं रेपो रेट। रेपो रेट जो है ये वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि अपने ग्राहक मतलब कि किसे जो आरबीआई किसे ऋण उपलब्ध कराती है, तो इसमें ग्राहक का जो फॉर्मूला मतलब ग्राहक के रूप में जो डिनोट है तो उसमें है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी बैंक्स जो हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंतर्गत AIFI, NBFC, प्राइमरी डीलर, ठीक, डीलर जो है इस बारे में सभी जो है ये NBFI जो है इसके बारे में हम लोग NBFC ये सब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में जो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि आरबीआई के जो ग्राहक हैं वो सब ये निम्नलिखित नीचे हैं। ठीक, आगे तो ये देखिए हम लोग बैंक रेट में हम लोग देखें कि ये दीर्घ अवधि के लिए ऋण लेती है जो बैंक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई दीर्घ अवधि के लिए ऋण देती है और जो रेपो रेट है ये लघु अवधि के लिए है। मतलब कि जैसे बैंक जो होता है जाके जो ऋण लेते हैं आरबीआई से
वो लघु अवधि के लिए रेपो रेट के तहत लेते हैं। ठीक, और ये इसके लिए सिर्फ इसके ग्राहक जो है निम्नलिखित नीचे दिया गया है तो वो ही ले सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं कि MSF। ठीक, तो MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, जिसे MSF कहते हैं। MSF तो ये भी अक्सर एग्जाम में बहुत पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण भी है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? ये सीमांत गतिरोध सुविधा अर्थात MSF के अंतर्गत कोई वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता की आवश्यकताओं के लिए RBI की लघु अवधि के लिए ऋण लेती है। देखिए, ये भी है लघु अवधि के लिए ऋण लेती है। ठीक, वो भी रेपो रेट भी हम लोग देखें, ये भी है लघु अवधि के लिए और इसको भी हम लोग देख रहे हैं लघु अवधि के लिए। लेकिन दोनों एक जैसे तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ जरूर डिफर होगा जब दो नाम है। तो लघु अवधि के लिए दोनों है, लेकिन इसमें जरूर कुछ शर्तें हैं। ठीक, इन ऋण को लेने के, जैसे कि जो MSF है, इस ऋण को लेने के लिए बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को RBI के पास रखना होता है। ठीक, आप जैसे कि इसमें है कि उसमें जैसे कि ना बैंक दर है, रेपो रेट, इसमें कुछ भी प्रतिभूति सिक्योरिटीज वगैरह कुछ भी नहीं रखना पड़ता है, डायरेक्ट वो लोग ले सकती हैं। जैसे रेपो रेट में लघु अवधि के लिए और बैंक रेट में दीर्घ अवधि के लिए ले सकते हैं। लेकिन इसमें है कि ये लघु अवधि के लिए लेंगी, लेकिन उसके बाद शर्त ये है कि जो गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको RBI के पास रखना पड़ता है। और यहाँ पर दूसरा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बैंक अपने SLR कोटा के सरकारी प्रतिभूतियों को भी RBI के पास रख सकती है। जैसे कि जो SLR, जैसे कि यहाँ पे जरूर याद होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। जो SLR होता है बैंक खुद अपने पास रखती है। ठीक, गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। तो इसको ऐसे खर्च नहीं करना, मतलब कि वो किसी भी स्थिति में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे है जो MSF है, उस स्थिति में इसका बहुत ही रेयर चांस में यूज किया जा सकता है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं जो MSF है उसके रेपो रेट जो है हमेशा ज़्यादा रहते हैं। ठीक, मतलब हम रेपो रेट से उसका जो होता है ब्याज दर होता है हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे कि रिजर्व रेपो रेट होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग बैंक रेट देखिए अभी, फिर ये देख रहे हैं SLR। तो इसका हमेशा MSF है वो रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा, अगर वो रहेगा, अगर जैसे कि 7.5 है या फिर 6.25 है, इस तरह से है, तो वो हमेशा, जैसे कि 7.75 है तो ये 8 पॉइंट होगा। ठीक, अगर वो होता है 6.50 है तो ये 6.75, इस तरह से वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो या फिर एक ज़्यादा रहेगा, इस तरह से कह सकते हैं। ये जैसे कि वो 7.25 है, अगर बैंक रेपो रेट 7.25 है तो ये रहेगा आपका MSF जो है 8.25, एक हमेशा ज़्यादा रहेगा। और जो रिजर्व रेपो रेट है, इसे हम लोग बात करेंगे, तो वो जो रहता है रेपो रेट से हमेशा एक पीछे रहता है। जैसे कि बीच में आपका 7.25 हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर 7.25 है वो, तो वो रहेगा, रिवर्स रेपो रेट रहेगा 6.25। ठीक, लेकिन वही MSF होगा 8.25। तो इसमें एक रिवर्स रेपो रेट एक घट जाता है और MSF रेपो रेट से एक बढ़ जाता है। तो ये अंतर हो गया। आगे हम लोग देख रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, वह ब्याज दर जिस पर RBI अपने ग्राहकों से ऋण लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि बहुत ही जैसे कि हमेशा RBI इतनी बड़ी बैंक है और एक केंद्रीय बैंक है, तो उसको भी बहुत, क्योंकि हर तरह का नियंत्रण वगैरह सुविधा, मतलब कि जो भी करना रहता है RBI को ही करना रहता है, जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, तो उसको भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत जब पड़ती है तो क्या करता है कि वो अन्य बैंक जो हैं हमारे, तो उनसे ये ऋण लेता है। ठीक, तो ये ऋण लेता है, तो
ये जो ऋण रहता है वो उसकी हमेशा जो रहता है रेपो रेट से वो कम रहता है, ब्याज दर रेपो रेट से कम रहेगा। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस कर लिए बैंक रेट, रेपो रेट, ऐसे MSF और ये है रिजर्व रेपो रेट। ठीक, ये सभी जो टर्म्स हैं जो इकोनॉमी के टर्म्स से काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और सभी पे हम लोग को बराबर नज़र रखना है और छोटी छोटी जो इसकी बारीकियां हैं उसको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग वही जो रेपो रेट है और MSF है उसके बीच अंतर हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, एक ही जैसा हम लोग को लगता है कि रेपो रेट MSF दोनों लघु अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, तो इसमें लेकिन अंतर जो है हम लोग साफ साफ देख रहे हैं। जो ये है रेपो रेट है, RBI के सभी ग्राहक ऋण ले सकते हैं, लेकिन जो MSF है केवल वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक से हैं वही इस पर ऋण ले सकती हैं। ठीक, आगे हम बताएंगे सब सहकारी, शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक के बारे में आगे चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं एक कमर्शियल बैंक ही इस पर ऋण ले सकते हैं। ठीक, और इसकी जो रेपो रेट की न्यूनतम जो है ये 5 करोड़ तक है, मतलब इससे कम नहीं ले सकती है, इससे ज़्यादा ले सकती है लेकिन इससे कम नहीं। और MSF जो है सिर्फ 1 करोड़, न्यूनतम 1 करोड़ है और ठीक इसे मतलब कि वो इसे कम में नहीं ले सकता, न्यूनतम 1 करोड़ से लेना होगा। ठीक, और जो रेपो रेट है SLR की प्रतिभूतियाँ गिरवी नहीं रख सकता है। ठीक, इसमें SLR जैसे हम लोग बात ही किए, हम लोग डिस्कस किए कि ये जो हम SLR रखता है बैंक अपने पास, उसकी प्रतिभूति सिक्योरिटीज़ वगैरह वो नहीं दे सकता है, नहीं गिरवी नहीं रख सकता है, लेकिन इसमें MSF है उसमें गिरवी रख सकता है। फिर हम लोग देख रहे हैं जो रेपो रेट है ऋण लेने की अधिकतम सीमा कोई सीमा नहीं है होती है। ठीक, जैसे 5 करोड़ से जो है न्यूनतम 5 करोड़ है, लेकिन जो है अधिकतम इसकी सीमा नहीं है। अधिकतम आप जो बैंक्स हैं वो RBI से कितना भी ले सकती हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो MSF है इसमें कुछ पाबंदियां है, कुछ नहीं, जैसे कि इसका निर्धारित तय किया गया है कि 0.75% ही, जैसे अधिकतम बैंक NDTL का 0.75% ही ऋण ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं NDTL ये नया वर्ड आया है, तो इसमें नीचे आप लोग देख रहे हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। ठीक, तो ये क्या है, जैसे कि कोई भी बैंक के पास जैसे 1 करोड़ उसके पास पैसे हैं, ठीक, सब मिला जुला के, जैसे कि उसमें आपका SLR भी हो गया, CRR भी हो गया। ठीक, जो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, जो सेविंग अकाउंट है जैसे करेंट अकाउंट है, ये सब उसमें सभी तरह के उसमें ज्वाइंट्स रहते हैं। तो वो जैसे 100 करोड़ है, 100 करोड़ का 0.5% ही वो अधिकतम ऋण ले सकती है। ठीक, तो ये MSF के अंतर्गत है। ठीक, तो RBI हम लोग रेपो रेट देख रहे हैं, दूसरे सबसे नीचे जो है RBI रेपो रेट का निर्धारण करती है। जो RBI है वो रेपो रेट के कितना होना चाहिए कितना नहीं, लेकिन जो MSF है उसका वो सीधे है कि अगर RBI तय हो गया तो उसका 1+1 कर देना है बस, मतलब कि उसमें 1% ज़्यादा रहेगा तो वही MSF। तो ये जो बारीकियां हैं जो इसके जो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है और इसको माइंड को पूरा क्लियर करके इसको याद रखना है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये हम लोग जो सब पढ़ चुके हैं मौद्रिक नीति जो है, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके आरक्षित अनुपात, खुला बाजार, नीतिगत दर पॉलिसी। ये है आरक्षित अनुपात जो होगा तो उस स्थिति में क्या होगी, और जो ओपन मार्केट है तो उस स्थिति में ये मतलब विभिन्न स्थितियाँ दी गई। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर SLR है, अगर SLR को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि महंगी मुद्रा नीति तब होगा। अगर SLR जैसे कि अगर बैंक है, बैंक को अगर कह दे RBI कह दे कि आपको जैसे कि अगर 21% उसको अपने पास रखना है, 21% कुछ पॉइंट है तो उसको रखना है, अगर कह दे कि 40% आपको रखना है
तो अब क्या होगा, तब होगा कि उसको ज़्यादा अपने पास, जैसे अपने टोटल जो है पास पैसे हैं उसका 40% रखना है, तो क्या करेगा, तो वो कम से कम रुपया देगा अपने ग्राहकों को, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज में देगा। ठीक, और ज़्यादा ब्याज, क्योंकि ज़्यादा ब्याज में वो अगर अपने पास ज़्यादा पैसा सेव रखता है और कम उसको प्रचालन में है, मतलब कम से आयात दे सकता है, ले सकता है, तो वो ज़्यादा ब्याज दर पे देगा। तो इससे क्या होगा कि लोग जल्दी कोई भी ब्याज, मतलब कि ऋण नहीं लेगा उस स्थिति में, और उस स्थिति में महंगी मुद्रा, मतलब कि महंगाई, थोड़ी मुद्रा का भाव बढ़ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको घटा देगा, SLR घटा देगा, तो क्या होगा, मुद्रा अस्फीति की स्थिति आ जाएगी, और क्या होगा, सस्ती मुद्रा हो जाएगी, क्योंकि वो ब्याज दर घटा देगा तो सस्ती हो जाएगी। फिर है जैसे कि खुला बाजार परिचालन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ठीक, इसमें अगर ये RBI प्रतिभूतियों को बेचेगी। ठीक, तो क्या करेगा, अगर प्रतिभूतियों को बेचती है तो ये महंगी हो जाएगी। ठीक, महंगी हो जाएगी, और जब ये RBI प्रतिभूतियों खरीदेगी तो क्या होगा, सस्ती हो जाएगी। जैसे कि अगर प्रतिभूति अगर जारी करता है, कोई भी सिक्योरिटीज जारी करता है, तो ये क्या करेगी, जब खरीदेगी, जैसे कि ग्राहक को दे देगी तो खरीद लेगी, तो उसमें महंगाई ज़्यादा हो जाएगा। और जो अगर उस पर देगी, जैसे कि अगर उसी को देना रहता है तो वो चाहे तो सस्ती भी कर सकती है। ठीक, तो ये हो गया। और आगे है नीति दर, जैसे कि नीति दर में आ गया वही बैंक रेट, और रेपो रेट हो गया, SLR हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जैसे कि वही है, बैंक रेट अगर बढ़ा देंगे चाहे तो, या फिर रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, ये सब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कम से कम पैसा मार्केट, मतलब कि बैंकों के पास जाएगा, कम से कम रहेगा, तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब कि जो बैंक्स होंगी ज़्यादा ब्याज दर पे पैसे अपने ग्राहकों को देंगी, जिससे कि मार्केट में कम से कम पैसा जाएगा। फिर है कि आगे है कि नीतिगत दर पॉलिसी, इसी में है, जब घटा देगी, जैसे कि SLR है, CRR है, और रेपो रेट और बैंक ये को घटा देगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा अन्य बैंकों के पास, और वो कम ब्याज दर पे जो है ग्राहकों को पैसा देगी, जिससे मार्केट में पैसे फिर से ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि महंगाई है उसमें कमी लाई जा सकती। इस तरह से जो है RBI विभिन्न कार्य करते हैं अपने, और वो कार्यों का संचालन करते हैं, और वो RBI अपनी मौद्रिक नीति तैयार करता है, और हमारी अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने में वो मौद्रिक नीति काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग को ध्यान देना है, और उसको उसके मतलब कि जैसे कि आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है, देखने में लगता है कि बहुत ही मतलब कि हल्का है, जैसे कि याद रहेंगे, लेकिन इसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं तो ये हम लोग को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है, और एग्ज़ाम में काफ़ी आने की संभावना है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे के जो इकोनॉमी के जो लेसन है, मतलब आगे के जो हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उसी को हम लोग डिस्कस, जैसे मैंने पहले ही कहा, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।